हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले के वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आगे का है। मैंने क्या किया, मैंने प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक्स थे, यानी कि जो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो समझना जरूरी था, वो मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, अब उसके बाद कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करनी होती प्रोबेबिलिटी में। तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर ये दो चीजें आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, क्योंकि मैं वही उसी हिसाब से बताने वाला हूँ कि ये एक सेपरेट टॉपिक ही लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा ही पूरा एक सेपरेट टॉपिक बना के पूरा बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो समझते हैं सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और कुछ नियम कानून, जैसे कहते हैं ना, हर जगह कुछ नियम कानून होते हैं, समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले मैं परम्यूटेशन यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर परम्यूटेशन का मैं सिंपल मतलब बोलूं तो इसको याद रखना कि ये अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करता हूं मैं? अगर मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा, मैं भी इसको भी नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि दोनों सामने सामने रहे तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सको। तो परम्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया? अरेंजमेंट। ये एक एक वर्ड में मतलब एक्सप्लेन हो गया कि भाई परम्यूटेशन का जहां पे भी आएगा, या ऐसे बोलो, जहां पे अरेंजमेंट आएगा वहां पे परम्यूटेशन आ जाएगा, और जहां पे सिलेक्शन आएगा वहां पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसे डेफिनेशन टाइप का देना चाहे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परम्यूटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट। क्या? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, उन्हें हमें क्या करना होगा? अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्या होगा? हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, उन्हें हमें क्या करना होगा? अरेंज करना होगा, लेकिन याद रखना है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। क्या? इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे वर्ड यूज किया है डेफिनेट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक चीज और मायने रखती है, और वो है आपका डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में, अगर सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर आपने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है तो ऑर्डर ना मेंटेन करने की वजह से वो परम्यूटेशन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, तो वो बात करेगा ऑर्डर की प्लस अरेंजमेंट की। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन बात करता है सिलेक्शन। किसकी बात करता है? ये सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली इट इज अ सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेम टू सेम ही है। बस याद रखना है यहाँ पे कि मेन जो है वो है आपका सिलेक्शन। जो भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उनका अरेंजमेंट करना है, बट दैट टू बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ओके, डेफिनेट ऑर्डर होना जरूरी है। या अभी देखो, अगर परम्यूटेशन को एक बार और कहना चाहूँ तो इसमें क्या बोलूंगा? हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज। राइट, है ना? यही बात होगी ना, अरेंजमेंट करना है तो हम यही देखते हैं ना कि हाउ मेनी वेज नंबर्स कैन बी अरेंज। नंबर्स कैन बी अरेंज। ठीक है, अब ये डेफिनेट ऑर्डर यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं डी ओ लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता ही रहेगा कि डेफिनेट ऑर्डर है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, डायरेक्टली पीडीएफ तो देखोगे नहीं या स्क्रीनशॉट इसका लोगे नहीं। ओके, तो याद रखना है कि अरेंजमेंट करना है, लेकिन कैसे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे वही हमें चेक करना है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, बात समझ में आया? तो ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब, एक लाइन में। लेकिन हाँ, मुझे पता है इससे अभी क्लियर नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना आइडिया लग गया ना कि एक में अरेंजमेंट करना है और एक में सिलेक्शन करना है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ नियम कानून, कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करना होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बोलते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? काउंटिंग प्रिंसिपल। और जब भी आप ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? जब भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो
तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा हमें क्वेश्चंस को समझना, राइट। इसीलिए हमें काउंटिंग प्रिंसिपल आना जरूरी है। और बेसिकली काउंटिंग प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। एक है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक है मल्टीप्लीकेशन का रूल है और एक है लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन का रूल है। ठीक है, 2 रूल है, एक है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक है लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन ये बोलता है कि या तो देखो इसमें क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती होगी। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन में क्या बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, क्या बोलता है ये, मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। क्या चाहिए? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब जितनी चीजें हैं इसको सब चाहिए। ठीक है, इसको सब जानना है। याद है एक मीम था, इसको सब जानना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो वो चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, या तो वो चाहिए और या तो उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर ये लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, या तो ये चाहिए और या तो वो चाहिए। मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों चीजें चाहिए, लिखा ना, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। लेकिन एडिशन में या तो ये मिलेगा या तो वो मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा, डिसाइड कर लो। समझ में आया? तो ये है एकदम ही सिंपल वे में मत एक्सप्लेनेशन की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में करना क्या होता है। मैंने बहुत ही सिंपल लिख दिया कि मल्टीप्लिकेशन में ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और एडिशन में या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ध्यान से सुना, मैं एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो एक दिन पापा आए, बोले चलो एक दिन क्या, मान लेते हैं कि जैसे सैटरडे को आए पापा, बोले कि चलो आज हम लोग बाहर खाने चलते हैं। तुम लोग खुश हो गए, तो अपने पापा के साथ बाहर गए सब लोग। ठीक है, मान लो जितनी फैमिलीज हैं तुम लोग बाहर गए। ठीक है, तो वहां पे जब गए तो पापा एक रेस्टोरेंट पे लेकर गए, और रेस्टोरेंट में जब गए वहां पे, तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहता हूँ। ठीक है, तो जब तुम रेस्टोरेंट में गए, ओके, तो पापा ने वहां पे बोला बेटा मेन्यू देखो, क्या ऑर्डर करना चाहते हो। ठीक है, और जैसे तुमने मेन्यू देखा तो वहां पे तुम्हारी 2 ऑप्शन तुम्हें दिखे, एक था पिज्जा और एक था बर्गर। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या था, एक था पिज्जा और एक था बर्गर। इतनी चीजें देखी तो तुमने पापा को क्या बोला कि पापा मुझे एक पिज्जा और एक बर्गर खाना है। क्या बोला कि पापा ने ये बोला कि क्या खाना है तुम्हें, तो तुमने कहा कि पापा मुझे एक पिज्जा चाहिए और एक बर्गर चाहिए। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? फिर आगे है कि जब पापा ने बोला कि भाई तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर लो, तो जैसे ही तुम वापस उस मेन्यू को डिटेल में देखने लगे तो तुम्हें पता चला कि भाई पिज्जा में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, क्या पिज्जा में 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं और बर्गर में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखो सिचुएशन क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया कि जैसे ही तुम डिटेल में उसको मेन्यू को देखना स्टार्ट की, तुम्हारा देखो पिज्जा और बर्गर तो क्लियरली दिख गया था तुम्हें, तुमने फटाफट पापा को बोल दिया पापा एक पिज्जा खाना एक बर्गर खाना है। लेकिन जैसे ही पापा ने बोला अगर देख तो लो कौन सा खाना है, तो तुम्हें पता चला कौन सा मतलब ऑप्शन है क्या इसमें, तो देखे तो वहां पे 4 ऑप्शन था, किसमें, पिज्जा में। और बर्गर में कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हुआ? देखो अगर ये कहानी क्लियर हो जाती है तो आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का रूल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इसी वजह से ये कहानी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार वापस बोलता हूँ कि तुम अपने पापा के साथ कहाँ गए थे, रेस्टोरेंट में गए थे। पापा ने तुम्हें मेन्यू देखने के लिए बोला और बोला कि तुम ऑर्डर कर लो। तुमने जैसे ही मेन्यू देखा तो उसमें एक पिज्जा और एक बर्गर दिखा। तुमने बोला ठीक है पापा मुझे एक पिज्जा और एक बर्गर दे दो। पापा ने बोला ठीक है चलो एक पिज्जा और एक बर्गर मैं दे दूंगा, लेकिन लेकिन वहां पे क्लियर देख लो क्या खाना है तुम्हें। तो जब से तुमने क्लियर देखने की कोशिश की तो तुम्हें वहां पे पिज्जा के 4 ऑप्शन मिले और बर्गर के 3 ऑप्शन मिले। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब तुम कंफ्यूज होना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि तुम तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानते थे कि तुम्हें क्या खाना है। अब यहाँ से कंफ्यूजन हो गया कि खाऊं तो खाऊं क्या। बात समझ में आया कि यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि खाऊं तो खाऊं क्या। तो तुमने ये देखा कि तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ से क्लियर समझना, तुम्हारे पास पिज्जा में कितने ऑप्शन है, 4, यानी P1 P2 P3 P4। और तुम्हारे पास बर्गर में ऑप्शन है B1 B2 और B3। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है।
और पापा ने बोला है कि भाई एक पिज्जा खा सकते हो और एक बर्गर खा सकते हो। तो अभी ये चेक करना है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे करोगे। तो देखो, अगर मैं पिज्जा 1 ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने पिज्जा 1 ऑर्डर किया, यानी मान लो कि तुमने पिज्जा 1 ऑर्डर किया, तो तुम्हारे पास बर्गर ऑर्डर करने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3। या तो तुम बर्गर 1 ऑर्डर करो, या तो बर्गर 2 ऑर्डर करो, या तो बर्गर 3 ऑर्डर करो, राइट। ये हो गया पिज्जा 1 के साथ का। लेकिन अगर मान लो तुम्हें पिज्जा 1 नहीं खाना है, पिज्जा 2 वाला खाना है, मान लो वो अलग है, मार्गरेटा ऐसा जो आता है, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं, तो तुम वहां पे दूसरे ऑप्शन पे गए। फिर वहां पे बर्गर में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी तुम्हें 3 चीजें दिख रही हैं कि या तो तुम यहाँ पे पिज्जा 1 के साथ तीनों बर्गर में कोई एक ले सकते हो, या तो पिज्जा 2 के साथ तीनों बर्गर में कोई एक ले सकते हो। चलो वो भी खुश नहीं हुए, तो तुम तीसरे पिज्जा की तरफ गए। तो जो तीसरा पिज्जा था उसके साथ भी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। कौन कौन से? B1, B2 और B3। और उसी के साथ अगर मान लो कि तुम्हें पिज्जा 3 भी नहीं खाना है, अब तो पिज्जा 4 पे खाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही पिज्जा 4 पे जाते हो तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? फिर से 3 है, यानी या तो बर्गर 1 लो, या तो बर्गर 2 लो, या तो बर्गर 3 लो। अब ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तुमने कहा कि पापा मुझे ये भी खाना है और ये भी खाना है, और पापा एग्री भी हो गए थे। पापा ने कहा बोला ठीक है, तुम्हें हम दोनों परचेस करके देंगे, यानी एक पिज्जा भी देंगे और एक बर्गर भी देंगे। तो यहाँ पे देखो बात वही है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो पापा ने बोला ना ये भी ले ले और वो भी ले ले। क्लियर है? बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑप्शंस में हमें ये कहता है कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो जब ऑप्शन 2 अवेलेबल है, ठीक है, क्या कि हमारे पास जब 2 ऑप्शन अवेलेबल है और हमें दोनों ही चीजें चाहिए होती है, या ध्यान से सुनना कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं और हमें दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे? m इंटू एन करते हैं। m इंटू एन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा हो जाएगा m और ये हमारा हो जाएगा n। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सब में 4 है। 1 2 3 4, रुक जाओ उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। देखो यहाँ पे ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, उल्टा कर दिया था मैंने, सॉरी। और यहाँ पे मेरे पास भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे भी मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3। मीन्स कि ये है कि मैं ये देखो, मैं यहाँ पे इससे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा। या तो वेट वेट मैं थोड़ा पतला इसको कर देता हूँ। देखो, या तो मैं ये वाली लाइन ले सकता हूँ, यानी पिज्जा 1 और बर्गर 1, या तो मैं ये वाली लाइन ले सकता हूँ, या तो मैं ये वाली लाइन ले सकता हूँ, यानी मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए? 3। और सेम उसी तरह से इसमें भी, या तो इस पे जा सकता हूँ, या तो ये वाली लाइन ले सकता हूँ, या तो ये वाली, यानी सेम ऑप्शन अवेलेबल है 3। ठीक है, इसी तरह से बाकी में भी हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3 3। तो अगर ध्यान से देखो तो टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हो गए? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 12। और अगर मैं इसको m इंटू एन में करता हूँ, यानी मेरे पास 4 पिज्जा है, ठीक है, कितने? 4 पिज्जा है और 3 बर्गर है, तो 4 3 कितने हो गए? 12। इसका मतलब मेरे पास डायरेक्टली आ गया कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 12 ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि देखो, हमें हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे कर सके, ठीक है, हर बार नहीं पॉसिबल है कि हम ऐसे इसे ट्री जैसा चार्ट बना सके। इसीलिए हमें सीखना पड़ता है कि हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होगा m इंटू एन। तो देखो यहाँ पे ये रूल क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल कब हमें लगाना है? कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो और दोनों ही हमें चाहिए हो। लिखा क्या? ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमने क्या किया कि हमने हमारे पास जो भी चीजें होंगी उनका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि m इंटू एन, यानी फॉर्मूला क्या लग जाएगा? m इंटू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये आएगा कितना? 12। राइट, जैसे अभी मान लो 5 ऑप्शन होता और यहाँ पे 3 ऑप्शन होता, 5 इंटू 3 यानी 15 ऑप्शन हो जाता। क्लियर है? समझ में आया? जब हमारे पास ऑप्शन होगा तभी हमें m इंटू एन करना होगा। क्लियर है इतना? और यही रूल है जो हमारा, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। इसी रूल का पूरा नाम जो है, इसी रूल का पूरा नाम एक चल क्यों नहीं रहा, चल रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये है इसका पूरा नाम। यानी बेसिकली जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको कभी कभी हम ये भी बोलते हैं
लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये है आपका रूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो था, मैंने एक एग्जांपल में आपको समझा दिया कि लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। लेकिन अगर इसको एकदम शॉर्ट में कन्वर्ट करना हो डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन इसका क्या बन जाएगा वो देखो। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा, देयर आर m ways, ठीक है, देयर आर m ways टू डू वन थिंग, ठीक है, देयर आर m ways टू डू वन थिंग एंड n ways to do another things, then there are m into n ways to do both things, right? both things। देखो कुछ समझ में आया, वही बात बोली है कि इफ देयर आर एम वेज, यानी पहला ऑप्शन टू डू वन थिंग, एंड यानी ये, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास कितने बर्गर थे, सॉरी मेरे पास कितने पिज्जा थे, 4 पिज्जा थे, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस था, और ऑप्शन में किसमें था, पिज्जा में, ये पहला हो गया। दूसरे में बोला है एन एन वेज टू डू अनदर थिंग, तो ये अनदर थिंग में क्या था, मेरे पास 3 बर्गर था, राइट, 3 वेज था, और बर्गर क्या था, थिंग क्या था, बर्गर, क्लियर है। देन देयर आर एम इंटू एन, m इंटू एन का मतलब ये हो गया कि मैंने वहां पे क्या किया था, 4 इंटू 3, राइट, वेज टू डू बोथ थिंग्स, क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, राइट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बताना, और इसको मैंने एकदम एग्जांपल में डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत ही बेसिक के साथ, तो इसको अच्छे से देख लेना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, और अगर हिंट याद रखना हो तो हिंट क्या होता है इसका, तो इसका हिंट होता है, देखो हिंदी लिख दिया मैंने, इसका क्या होता है, इसका जो हिंट है, यानी कि क्या हमें पता चलेगा पढ़ के एग्जैक्टली यही, क्योंकि ये तो बहुत एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो याद रखना जब भी क्वेश्चन में लिखा है एंड, राइट, पिज्जा एंड बर्गर, आई वांट बोथ पिज्जा एंड बर्गर, राइट, यानी जब आपके क्वेश्चन में एंड आता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको छोटी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई मीन समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना होगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीजें कैसी होती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, और अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें की हैं तो थैंक यू सो मच आपका, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।